3 दिसंबर 1884 को इसी धरती पर एक बालक ने अपना पांव रखा। पिता महादेव सहाय और माता कमलेश्वरी देवी ने पूरे जीरादेई में मिठाइयां बांटी। राजन अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ पढ़ते खेलते बड़े हुए। इनका असली विद्यार्थी जीवन छपरा के जिला स्कूल में शुरू हुआ। राजेंद्र के लगन, प्रतिभा और परिश्रम से प्रभावित होकर स्कूल के प्राचार्य ने इन्हें डबल प्रमोशन दिया। फिर बड़े भाई के साथ इन्हें पटना आना पड़ा और वे टीके घोष एकेडमी में पढ़ने लगे। लेकिन बीमारी के कारणवश पुनः इन्हें छपरा स्कूल में दाखिला लेना पड़ा और यहीं से 1902 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस परीक्षा में टॉप किए। पटना से छपरा स्कूल में वापसी के क्रम में ही महज 12 साल की उम्र में राजवंशी देवी से इनका विवाह हुआ। तब ये 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। राजन के पूर्वज हथुआ राज से संबंधित थे और इनके दादा हथुआ स्टेट में दीवान थे। पिता का एक प्रसिद्ध वैद्य के रूप में बड़ा नाम था। परिवार का वातावरण सेवा, त्याग और दया का था। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। 1902 के एंट्रेंस परीक्षा में राजेंद्र समूचे बिहार, बंगाल, आसाम और उड़ीसा भर में सर्वप्रथम आए और उन्हें 45 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति मिली। यह पहला मौका था जब बिहार से कोई छात्र टॉप किया हो। कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज 19वीं शताब्दी के बंगाल नवजागरण का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। राजेंद्र इसी कॉलेज के छात्र हुए। यहीं उन्हें वो गहरी शिक्षा दीक्षा मिली जिससे उनके भावी पौरुष का निर्माण हुआ। राष्ट्रीय चेतना के आत्मिक मंत्र यहीं गूंजे थे। स्वदेश प्रेम की पहली आग यहीं जली थी। शुरू में राजेंद्र विज्ञान के छात्र थे। बाद में उन्होंने कला विषय को ज्यादा रोचक पाया और कला में ही अपनी पढ़ाई जारी रखी। राजेंद्र बड़े भाई के साथ ईडेन हिंदू हॉस्टल में रहते थे। यहाँ इन्हें कक्षा से छात्रावास के कमरे तक फलने फूलने का उत्तम संयोग मिला। एससी मुखर्जी, लोकमान्य तिलक और सिस्टर निवेदिता के व्यक्तित्व से इन्हें गहरी राष्ट्रीय चेतना मिली। यही राजेंद्र ने चरित्र निर्माण संस्था डॉन सोसाइटी के सदस्य बन गीता, वेदांत और अन्य धर्मों का ज्ञान बोध प्राप्त किया। 1907 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए पास किया और प्रेसिडेंसी कॉलेज से विदाई ली। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। 1905 के बंगाल विभाजन ने स्वदेशी और विरोधी आंदोलनों को तीव्रता दी, जिसका कलकत्ता के विद्यार्थियों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। राजेंद्र प्रसाद के हॉस्टल में भी लड़कों ने विदेशी कपड़ों इत्यादि को आग के हवाले कर दिया। राजेंद्र के पास कोई भी विदेशी सामग्री नहीं थी। गोपाल कृष्ण गोखले के आह्वान पर भी राजेंद्र ने पढ़ाई लिखाई को देखते हुए भारत सेवक समाज ज्वाइन करने से मना कर दिया। 1911 में पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। बड़े भाई को इन्होंने लिखा, कुछ समय के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक हुए और इसी कॉलेज के प्रिंसिपल बने। इस नौकरी को छोड़ फिर पढ़ने के लिए वापस कलकत्ता गए। एमएल की डिग्री प्राप्त की और हमेशा की तरह यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम रहे। बाद में लॉ में डॉक्टरेट कर डॉक्टर टाइटल पाया। फिर उस समय के प्रख्यात वकील सैयद शमशूल खान के साथ कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। 1916 में पटना हाईकोर्ट स्थापित होते ही राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ते को छोड़ पटना में प्रैक्टिस शुरू किया और यहाँ राजेंद्र बाबू के नाम से लोकप्रिय हो गए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। महात्मा गांधी से मिलने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने यूनिवर्सिटी के सेनेटर पद को छोड़ दिया और पश्चिमी शिक्षा पद्धति वाले संस्थानों के विरोध में जुट गए। इन्होंने अपने बेटे मृत्युंजय प्रसाद को यूनिवर्सिटी को छोड़
बिहार विद्यापीठ, जो बाबू ने अपने साथियों के साथ पारंपरिक भारतीय मॉडल पर शुरू किया था, ज्वाइन करवाया, जो आगे चलकर राष्ट्रीय चेतना जागरण का महत्वपूर्ण केंद्र बना। 1918 में राजेंद्र बाबू ने बिहार का प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक सर्च लाइट स्थापित किया और उसके पश्चात हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन भी किया। असहयोग आंदोलन बिहार में जंगल के आग की तरह फैल गई। बाबू ने अपनी सारी ताकत असहयोग आंदोलन में लगा दी। घूम घूम कर जगह जगह पूरे सूबे में आम सभाएं की। प्रारंभ से ही बाबू ने हिंदी और खादी के प्रचार पर अत्यधिक जोर दिया। ब्रिटिश सरकार ने अपना सुपरिचित प्रयोग किया। हजारों हजार क्रांतिकारी अरेस्ट होने शुरू हुए। लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास और मौलाना आजाद अरेस्ट किए गए और तब शांतिपूर्ण असहयोग चौरी चौरा में हिंसक हो गया। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। चंपारण जिले के किसानों पर होने वाले अंग्रेज नीलवरों के शोषण और अत्याचार की दुख भरी कहानी सुनने महात्मा गांधी चंपारण आए। तब उन्होंने राजेंद्र बाबू को स्वयं सेवकों के साथ बुलाया। शुरू में वे गांधी जी के वक्तव्यों से प्रभावित नहीं हुए। बाद में गांधी जी का प्रयोग उन्हें प्रभावित करने लगा। एक आदमी चंपारण का ना होते हुए चंपारण के लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा है, यह बात राजेंद्र बाबू को एक प्रेरणा दे गई। उनके विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने तुरंत अपने सादे जीवन पद्धति को और भी सादा करने का निश्चय किया। चंपारण में ही राजेंद्र बाबू ने गांधी जी के वास्तविक अहिंसा की व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त की और अंग्रेज नीलवरों के शोषण अत्याचार से किसानों को मुक्ति दिलाई। ये आंदोलन आगे आने वाले भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। यही 1920 में राजेंद्र ने अपनी वकालत छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। राजेंद्र बाबू लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। चाहे वो 1914 के बिहार बंगाल की बाढ़ में खाना और कपड़े बांटने का काम हो या फिर बिहार के 1934 के प्रलयंकारी भूकंप में सहयोग, वे तुरंत पीड़ितों की पीड़ा अपने जिम्मे ली और राहत कार्य में जुट गए। 1930 के अंग्रेजों के बर्बरतापूर्ण जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन को राजेंद्र बाबू ने बिहार में अपने जिम्मे लिया और पटना के नखास तालाब को नमक सत्याग्रह के लिए चुना गया। फिर सदाकत आश्रम की छाया में बिहार विद्यापीठ स्थापित किया। एक पुराने मुकदमे के सिलसिले में 1928 में राजेंद्र इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से लौटते ही राजेंद्र ने साइमन कमीशन विरोधी देशव्यापी प्रदर्शन में भाग लिया। पंजाब में लाला लाजपत राय शहीद हुए। ऐतिहासिक लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया गया। उस समय राजेंद्र बाबू जीरादेई गांव में बीमार पड़े हुए थे। बीमारी की इस दशा में भी इन्होंने अहिंसा के सिद्धांत पर एक पुस्तक लिखी। इसकी अग्नि परीक्षा नमक सत्याग्रह से हुई। सारा देश नमक सत्याग्रह से जाग उठा। जहां सागर तट नहीं था, वहां खारे मिट्टी के घोल से नमक बनाया गया। बिहार में इस जनव्यापी आंदोलन का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद ने किया। अंग्रेजी हुकूमत ने इस आंदोलन का बेरहमी से दमन किया। बीरपुर सत्याग्रह में राजेंद्र पुलिस की मार से बुरी तरह घायल हुए और पहली बार 6 जुलाई 1930 को छपरा में गिरफ्तार हुए। बिहार की जनता उनके दर्शन के लिए जेल के फाटक पर उमड़ पड़ी। जेलर ने घबराकर हवाई फायर किया, लेकिन राजेंद्र बाबू के दर्शन पाकर ही जनता शांत हुई। छपरा से बाबू हजारीबाग जेल ले जाए गए। जेल से रिहा होने पर बाबू बिहार से बंबई के लिए रवाना हुए। बंबई के आजाद मैदान में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में अनेक महत्वपूर्ण भाषण दिए। बंबई से बाबू इलाहाबाद के
आनंद भवन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने गए। गांधी इरविन वार्ता में गांधी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रायः सभी सदस्यों से सलाह लेते थे। इस वार्ता में कानून पक्ष के मुख्य सलाहकार थे राजेंद्र बाबू। कराची कांग्रेस के अधिवेशन में राजेंद्र बाबू ने एक तनावपूर्ण वातावरण पाया। गांधी इरविन वार्ता के बावजूद भगत सिंह और साथियों को फांसी दे दी गई। कांग्रेस ने यह तय किया कि लंदन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। गांधी जी को इंग्लैंड विदा कर राजेंद्र बाबू सदाकत आश्रम लौटकर राजनीतिक बंदियों की रिहाई में जुट गए। गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से निराश लौटे। फिर वही दमन चक्र, एक के बाद एक प्रायः सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। राजेंद्र बाबू सदाकत आश्रम से गिरफ्तार हुए। जेल में उन्होंने कुरान बाइबल का पठन पाठन किया। रिहाई के कुछ समय बाद ही बाबू श्री राजा गोपालाचारी के साथ दक्षिण की यात्रा की और वहां के मंदिरों में हरिजन प्रवेश का एक प्रमुख प्रयास प्रारंभ हुआ। जनवरी 1933 में राजेंद्र एक बार फिर बंदी बनाए गए। जेल में रहते हुए भी बाहर की राजनीतिक गतिविधियों से पूर्णतः अवगत रहते। गांधी जी के अनशन में उनके स्वास्थ्य के लिए जेल में राजेंद्र बाबू और उनके साथी प्रार्थना सभाएं करते। हजारीबाग में अपनी सख्त बीमारी के कारण बाबू जेल से बांकीपुर लाए गए। 15 जनवरी 1934 को सरकार ने उन्हें रिहा करने का निश्चय किया। अभी भूकंप से लोगों को पूरी तरह से राहत भी नहीं मिल पाई थी कि बाढ़ का प्रकोप हुआ। संकट की इस स्थिति में राजेंद्र बाबू के हाथ मजबूत करने गांधी जी और आचार्य नरेंद्र देव बिहार आए। राहत कार्य में जी जान से लगे हुए राजेंद्र के बड़े भाई बाबू महेंद्र प्रसाद का इसी बीच स्वर्गवास हो गया। इस हृदय विदारक विपत्ति के बावजूद बाबू ने सबके आग्रह पर कांग्रेस अध्यक्ष पद स्वीकार किया। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। अनेक जगहों पर अनेकानेक स्वतंत्रता आंदोलनों के मद्देनजर इनका प्रोफाइल भी बढ़ता रहा और वे अक्टूबर 1934 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे सेशन के प्रेसिडेंट बनाए गए। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद अप्रैल 1939 को राजेंद्र बाबू कांग्रेस के प्रेसिडेंट मनोनीत हुए। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के अलग अलग आइडियोलॉजीज के झगड़े को खत्म करने का भरसक प्रयत्न किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने राजेंद्र बाबू को एक पत्र लिखा। मैं बहुत ही आश्वस्त हूँ कि आपका व्यक्तित्व आज के तनाव और अविश्वासपूर्ण माहौल के घाव भरने एवं शांति और एकता कायम करने में सहायक होगा। बम्बई स्टेशन पर उनका अपूर्व स्वागत हुआ। स्टेशन से अपार जन समूह ने श्रद्धा और प्रेम व्यक्त किया। ये अभूतपूर्व था। कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से इनकी मोहम्मद अली जिन्ना से भेंट वार्ता शुरू हुई। विषय था 1935 का असेंबली चुनाव। इनके बारे में गांधी जी कहते थे, राजेंद्र बाबू ने प्रेम से मुझे अपंग बना दिया है। इनके बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं रख सकता। देश के प्रति अपनी कर्म निष्ठा के कारण बाबू 1935 से 1942 तक के महत्वपूर्ण काल में सभी नेताओं के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में संघर्षरत रहे। और फिर आया सन 1942 का तूफानी दिन। सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। सदाकत आश्रम से बीमारी की हालत में राजेंद्र बाबू गिरफ्तार किए गए। बांकीपुर का वही जेल। लोकप्रिय राजेंद्र की गिरफ्तारी ने बिहार की जनता को और भी अधिक उद्वेलित कर दिया। सचिवालय पर तिरंगा लहराने के प्रयास में न जाने कितने शहीद हुए। पटना हाई कोर्ट और सचिवालय बंद कर देने पड़े। उस समय भी जेल में बाबू को देश के कोने कोने से पत्र मिलते, जिनमें उन्हें देश रत्न से संबोधित किया जाता। जेल की अवधि 3 वर्ष की थी। इसी में राजेंद्र बाबू ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक
इंडिया डिवाइडेड लिखी। ये रचना भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता के मर्म का गहन अध्ययन है। जेल से रिहा होकर बाबू शिमला कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य नेताओं के साथ राजेंद्र बाबू आने वाली आजादी की रूपरेखा के बारे में विचार विमर्श करते रहे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद